दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान आपका द पब्लिक इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें और मित्रों के बीच में इसे जरूर साझा करें मित्रों के बीच, और चैनल को तो सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन सहयोग हमें बल प्रदान करता है, हमें चीजों को समझने में अधिक मदद इससे मिलती है। कृपया अपनी टिप्पणी भी जरूर करें। अभी तो एक ही विषय है, सभी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। असल में ईरान और इजराइल के बीच में जो ये संघर्ष चल रहा है वह वस्तुतः है क्या, इसकी एक बेहतर समझदारी हमारे बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम तो इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि दुनिया के जो नेता हैं, जो विश्व नेता हैं, जिन पर भरोसा करके हम अपने जिंदगी में सुख चैन की उम्मीद करते हैं, लगता है कि वे सभी हमारी इन उम्मीदों से, जनता की, पूरे विश्व की जनता की इन उम्मीदों से बिल्कुल लापरवाह से हो गए हैं। और कोई जवाबदेही नहीं, कुछ नहीं। देखिए, जब सोवियत संघ ही इसमें था, काफी संगठित रूप से काम कर रहा था, उस समय में G7 की, जिसे आज G7 कहते हैं, उसकी नींव रखी। अभी G7 की बात इसलिए करते हैं कि G7 से भी कोई बहुत सारे संदेश निकलने की उम्मीद लोगों को रही है। हमारे प्रधानमंत्री खुद वहां पर शामिल हुए हैं, G7 में गए हैं, मीटिंग में उन्होंने भाग लिया है। तो जो भी हो, तो वो देखिए कि फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पश्चिमी जर्मनी, जापान और इटली, ये 6 देशों ने मुख्य रूप से पहल फ्रांस की थी। इन लोगों ने एक मिलने जुलने का एक मंच विकसित किया और 1975 में इनका समूह बन गया G6 के नाम से। और 1976 में, 1976 में इसमें कनाडा शामिल हो गया। आज कनाडा में ये मीटिंग हो रही है, जहां सभी लोग गए हुए थे। तो ये 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि व्यापारिक जो दृष्टिकोण है और उसके लिए और आर्थिक गतिविधियों के लिए, दुनिया के विकास के लिए एक नीतिगत समन्वय और सहयोग इन देशों में आपस में विकसित करना। जाहिर है, कहने की जरूरत नहीं है कि दुनिया के जो जिसे कहते हैं जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इन देशों के मिलने से, इन देशों की आर्थिकी से वो तैयार होता है, बनता है। तो ये मिले तो उसका महत्वपूर्ण असर बना। और इस बीच में आप जानते हैं कि सोवियत संघ पर इसका क्या असर पड़ा, नहीं पड़ा, या उनकी आर्थिक नीतियों पर क्या असर पड़ा, उस पर तो फिलहाल बात करने का समय नहीं है। लेकिन 1998 में रूस भी इसमें शामिल हो गया और G7 बन गया G8। और G8 तो चला, लेकिन 1998 से लेकर के 2014 जो 15 साल तो रहा। लेकिन 2014 में क्रीमिया संकट के हवाले से रूस का निलंबन हो गया और रूस का निलंबन हो जाते के साथ ही ये फिर G7 बन गया। अब देखिए, होता ये क्या है कि जो हमारे शासक होते हैं और जो वर्तमान में शासन कर रहे होते हैं, उनको अपने पिछले शासकों की गलतियों का बहुत पता रहता है। वे बखूबी पता कर लेते हैं कि उनके पिछले शासकों ने क्या गलती की थी। अभी अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तुरंत पकड़ लिया कि पिछले शासन के दौरान गलती हुई थी और रूस का जो निलंबन था G8 से, वह सही नहीं था, वो गलत था। लेकिन उनको अपनी गलतियों का पता नहीं होता है कि वे जब शक्ति में है, पावर में है, सत्ता में है, तब वे क्या गलती कर रहे हैं। अब जितना पता रहता है पहले के लोगों का, उतना पता अपनी गलतियों का नहीं रहता। तो अब इसे ये चूक मानते हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक बार इशारा किया है कि रूस को फिर से शामिल कर G7 को G8 बनाना चाहिए। इसका औचित्य उन्होंने माना। पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, चीन भी शामिल हो जाए तो G8 क्या G9 बन सकता है। ये सकता है, लेकिन भारत का नाम तो 7 में है, ना 9 में है। ये अद्भुत है। जबकि भारत अपने को एक बहुत ही तेजी से, या दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, या 5वीं नहीं, सॉरी, चौथी अर्थव्यवस्था बता रहा है। अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा, लेकिन बता रहा है चौथी अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत को तो न 3 में रखा गया है, न 13 में।
और जबकि वे हमारे प्रधानमंत्री के क्या तो बहुत अच्छे मित्र हैं, और लेकिन वो कोई ऐसा अवसर इन दिनों नहीं चूक रहे हैं जिससे भारत को अपमानित किया जाए। तो हर मौके पर भारत को अपमानित करने का रास्ता निकल जाता है। जब उन्होंने G7 से अभी जो आवाज आ रही है वो तो आ रही है, लेकिन G7 की मीटिंग को बीच में ही छोड़ करके अमेरिका के राष्ट्रपति चले आए। तो क्यों चले आए? अब उन्होंने बताया कि सीज फायर से बड़ा मकसद है। अब वो किस सीज फायर की बात कर रहे हैं? अभी जो हमारे यहाँ हुआ था हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिस सीज फायर को करवाने का श्रेय वे रास्ता चलते बटोरते रहते हैं, उसकी बात कर रहे थे, उससे तुलना कर रहे थे, या क्या कर रहे थे ये तो वही जाने, लेकिन वे कह रहे थे कि सीज फायर से कोई बड़ा मकसद है। अब क्या मकसद है पता नहीं। जो भी हो, इस मीटिंग से जब चले गए तो भी G7 से जो आवाज आ रही है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं। क्या बात है? इसके विपरीत भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, G7 में राष्ट्रपति की नहीं चली इसलिए ट्रंप चले गए। ऐसी बात नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। फिजिकल कंडीशन यह नहीं बताता है कि G7 में अमेरिका के राष्ट्रपति की न चले, ऐसा संभव नहीं। कूटनीतिक रूप से भी नहीं, राजनीतिक रूप से भी नहीं, और आर्थिक रूप से भी नहीं। जो भी हो, लेकिन सवाल तो यह है कि वहां से आवाज आ रही है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर यह आवाज नहीं है तो G7 को साफ साफ कहना चाहिए और सबको ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी पर यह आरोप है। इराक पर भी आरोप लगा था, इराक के साथ भी कोई खड़ा नहीं हुआ। तो आज तो उन सारे आरोपों के जवाबदेही किसी को है नहीं। लेकिन सवाल तो यह भी है ना कि परमाणु हथियार रखने का अधिकार अगर ईरान को नहीं है तो किन किन देशों को है, और उन्हें अधिकार है तो क्यों है? लेकिन सवाल यह नहीं है कि क्या इजराइल को, सवाल तो यह भी है ना कि क्या इजराइल को ईरान पर हमलावर होने का हक है? ठीक है, उसको परमाणु हथियार रखने का हक नहीं, लेकिन आपको हमलावर होने का हक है। यह ठीक है कि आत्मरक्षा का पवित्र अधिकार हर किसी को है, इजराइल को भी है, लेकिन क्या यह ईरान को नहीं है? हमला किसने किया था? अभी हाल के दिनों को देखें तो हमला तो इजराइल ने किया है। लेकिन यह बात देखिए कि क्या आत्मरक्षा का अधिकार किसी भी कीमत पर किसी को आक्रमणकारी बनने का हक देता है? ऑपरेशन राइजिंग लाइन का मर्म क्या है? राष्ट्रहीन यहूदियों के लिए, अब इन बातों को खुलकर कहना चाहिए कि राष्ट्रहीन यहूदियों के लिए राष्ट्रीय गृह हो, इसके लिए चर्चा हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ये चर्चा हुई। युगांडा और अर्जेंटीना की संभावनाओं को भी तलाशा गया, लेकिन उससे बात देकर के ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद अपने हिस्से में आए फिलिस्तीन में अरबी लोगों से कोई बातचीत किए भी नहीं, कोई बातचीत नहीं। ब्रिटिश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर ने घोषणा की और उसके अनुसार 1948 में इजराइल की स्थापना हो गई। अब स्थान हो गई तो ये जो थिएटर हर्जल को जरूर याद कराना चाहिए कि उनकी ये योजना थी कि यहूदियों को एक गृह राष्ट्र मिले, एक राष्ट्रीय गृह मिले, एक उनका अपना देश हो। और उनकी किताब 1896 में उन्होंने किताब लिखी थी, द डे जुडेन स्टेट, यानी यहूदी गृह राज्य। वो तो सच हो गया, लेकिन उसके बावजूद अरब समुदाय और कुछ इतिहासकारों ने भी इसे साम्राज्यवादी नीति का ही हिस्सा माना, क्योंकि इसमें स्थानीय आबादी की न सहमति ली गई, न बातचीत भी नहीं की गई। और दूसरी ओर जायनिस्ट, जिसे यहूदी आत्मनिर्भर का एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, आत्मनिर्भर होने का, आत्मरक्षा का ही नहीं बल्कि अतिक्रमण का भी अधिकार इजराइल को मिल गया साम्राज्यवादी शक्तियों के समर्थन से। अब ईरान के पास क्या है, क्या अधिकार है? अगर यह पूछा जाए तो क्या कहेंगे? ऐसा लगता है कि ईरान को कोई अधिकार नहीं है। गजा पट्टी में इतना कोहराम मचाया गया, सभी लोग शांति से ही थे, कोई मानवाधिकार और इस तरह की जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं वो इधर लागू नहीं होती हैं क्या? लेकिन उसकी कभी कोई बात नहीं हुई। तो अब सवाल ये है कि रूस और चीन अमेरिका की इस खुली साम्राज्यवादी नीतियों को क्या नहीं समझ रहे हैं? और भारत क्या समझ रहा है? नहीं समझ रहे हैं ये लोग। तो देखिए, एक बात तय है कि यूक्रेन के संकट से न रूस निकल पाएगा और न चीन ताइवान और की स्थिति को ठीक से संभाल पाएगा।
और भारत भी अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन अपनी समझ से दक्षिण तिब्बत कहता है, वो अतिक्रमण से बचा पाएगा। ऐसा संदेह हो रहा है कि रूस और चीन के मन में भी तो कोई अमेरिका की तरह की साम्राज्यवादी सपना उनके मन में भी तो नहीं पल रहा है। कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हर्जल की योजना के अप्रत्यक्ष परिणामों में से एक परिणाम है फिलिस्तीनी इजरायली के बीच का अस्थायी और जटिल संघर्ष। इसमें धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे तंत्र जुड़े हुए हैं। यह संघर्ष आज फिर अत्यधिक जटिल और संवेदनशील मुद्दा बन गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इतना जटिल और संवेदनशील मुद्दा बन गया है कि दुनिया को अगले विश्व युद्ध की धमक साफ साफ इसमें सुनाई दे रही है। तो अब अगर दुनिया विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है तो इसे समझना होगा, क्योंकि ये सभ्यता का संकट खड़ा हो गया है। मैं हटिंगटन, पी सैमुअल हटिंगटन की किताब जो क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आप में से बहुतों ने पढ़ रखी होगी, लेकिन इसमें निश्चित रूप से भारत की भी एक भूमिका है, रूस और चीन की भी एक भूमिका है। ये सवाल मनुष्यता का है, पूरी दुनिया में मनुष्यता, कौन जीतेगा कौन हारेगा। कई बार देखता हूं इस प्रकार के जो एनालिसिस विश्लेषण होते हैं उनमें जीत और हार के पक्ष को तय कर दिया जाता है कि फलना जीतेगा, फलना की शक्ति ज्यादा है तो फलना हारेगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, चाहे इजराइल जीत जाए या ईरान जीते, किसका अहंग संतुष्ट होगा, किसका अहंग कुचला जाएगा, ये सब तो बाद की चीज है। लेकिन मनुष्यता, इसमें निश्चित रूप से मनुष्यता की हार है। इस सभ्यता का बड़ा संकट है, क्योंकि विज्ञान के विकास के बाद, इतने तकनीकी विकास के बाद अगर इसका इस्तेमाल मनुष्य के जीवन को और कठिन और दुरूह बनाने में है तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए, और ये सभी लोग एक लंबी उम्र बिता चुके हैं, और लंबी उम्र बिता चुके हुए लोगों की तरफ से यह संकट खड़ा किया जा रहा है। तो पूरी दुनिया के युवाओं को इस विषय पर सोचना चाहिए कि उनकी क्या भूमिका हो सकती है। और अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग हैं, और लोग, साधारण लोग तो छोड़िए, अच्छे दिमागदार जो डिप्लोमेट हैं, जो कूटनीतिज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वह भी इसका अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं या नहीं तय कर पा रहे हैं कि इजराइल अमेरिका की नीतियों को चला रहा है, इजराइल अमेरिका की नीतियों का संचालन कर रहा है, या अमेरिका इजराइल की नीतियों का संचालन कर रहा है, या दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि अमेरिका अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से करे और दूसरों को दबाव में न ले। और इजराइल को भी चाहिए कि जो क्षेत्रीय हित है उसको ध्यान में रख करके एक संतुलन बनाए। लेकिन इजराइल भी पता नहीं किसके तरफ से काम कर रहा है। उसको तो जो जिनका कोई गृह नहीं था और जिनको हर्जल, जिसके लिए सपना देखा करते थे, थियोडोर हर्जल की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 1896 में किताब लिखी, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, कि एक राष्ट्रीय गृह होना चाहिए। तो उनका गृह तो हो गया, और जेरूसलम के कारण जहां वो चाहते थे वही हो गया। लेकिन जिसका गृह था वहां आप संकट पैदा कर रहे हैं, वहां से आपको लग रहा है कि नहीं, आपको वहीं से खतरा है। देखिए, अर्थर में जो उन्होंने जो घोषणा की थी विदेश सचिव ने, फाबुलस घोषणा थी, उसमें यह शर्त भी थी कि आप जो है सो वहां के इस चीजों को प्रभावित नहीं करेंगे, वहां के धार्मिक आर्थिक चीजों को गलत ढंग से एडवर्सली प्रभावित नहीं करेंगे। और यह भी कहा गया था कि यहाँ इनका अपना देश बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके हितों पर कोई प्रभाव पड़े, कोई उनको कहे कि अब आपका देश हो गया तो आप अपने देश जाइए, तो उसे किया गया था। लेकिन चूंकि स्थानीय लोगों से बात नहीं की गई थी तो एक साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा माना गया। और आज लड़ाइयां हो रही है, तो हर तरफ से अगर ये संकट अगर आ रहा है, कोई ये तो कहे, लेकिन विश्व नेता अभी इस स्थिति में नहीं है। मुख्य रूप से अगर शक्ति से ही शक्ति को रोका जा सकता है, किसी नैतिक वाक्य या नैतिक स्थिति से नहीं रोका जा सकता है। ये समस्या तो उदार लोकतंत्र के नाम पर, जिसे लिबरल डेमोक्रेसी कहा गया, लिबरल डेमोक्रेसी के मलबे के नीचे ये तमाम चीजें दबी पड़ी हैं। आखिर इनका क्या निस्तार होगा? आप सबों से अनुरोध है कि इसे दो देशों के संघर्ष, इसके ऐतिहासिक आईना में अगर देखें तो पता चलेगा कि कहाँ क्या स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर के इस पर उतना समय तो होता नहीं कि पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को
सामने लाया जाए। लेकिन इशारा तो जरूर किया जाना चाहिए और यही ऐसे कार्यक्रमों का महत्व हो सकता है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस ताजा समस्या को समझने की कोशिश करें। और दुनिया में अगर इस तरह के संकट अगर खड़ा होंगे साम्राज्यवादी नीतियों के कारण, तो मनुष्यता का क्या होगा, सभ्यता का क्या होगा, इस पर हमें फिर से सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए और एक अपना मन और मत तो जरूर बनाना चाहिए। युद्ध के उन्माद में, उसके पराजय के प्रभाव में या जीत के उल्लास में शामिल होना तो बहुत आसान होता है, बहुत सहज होता है, लेकिन हारती हुई मनुष्यता के पक्ष में खड़ा होना उससे बड़ा दायित्व होता है। तो जाहिर है कि इन तमाम परिप्रेक्ष्य में आप इन मुद्दों पर विचार करेंगे, सोचेंगे और अपनी टिप्पणी से हमें जरूर बल देंगे, सहारा देंगे और इस प्रोग्राम को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों को इसे बताएंगे, इन्हें ले जाएंगे। और यह सब आपसे विनम्र अनुरोध भर है, अनुरोध कर सकता हूँ। आज के लिए और अभी के लिए तो इतना ही। फिर जब मिलेंगे तब तक हो सकता है कि स्थितियों में काफी बदलाव या विकास हो चुका होगा। तब तक के लिए नमस्कार।